नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो वीडियो है इंडिया और पाकिस्तानी रुपए का कंपैरिजन किया गया है। पाकिस्तानी जनता से सवाल पूछा गया है। इसका टाइटल है पाकिस्तानी रुपी हिट्स रिकॉर्ड लो, इंडियन रुपीज वर्सेस पाकिस्तानी रुपीज। तो यार मुझे लगता है कि ये तुलना करना ही बेकार है यार, क्योंकि अभी जो ताज़ा खबर आई थी उसके मुताबिक 300 के करीब पहुंच गया है। 300 रुपए एक डॉलर, मतलब पाकिस्तानी रुपया जो है वो एक डॉलर के मुकाबले 300 रुपए के करीब पहुंच गया है और हमारा अभी 81-82 रुपए पे चल रहा है। तो बहुत बड़ा फर्क है और मुझे लगता है कि इसका कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों देशों की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा फर्क है। आप 350-400 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो, हम 3,500 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। तो कंपैरिजन वैसा बनता नहीं है, क्योंकि शायद एक इंडियन रुपीज आपके यहाँ 4 पाकिस्तानी रुपए हो गया। तो चलिए भाई, फिर भी देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कहती है इस पर। क्या कहेंगे, पाकिस्तान में डॉलर की कीमत अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। इस वक्त ओपन मार्केट में डॉलर रेट 296 रुपीज़ है। असल में हमारे यहाँ जो मेन इसकी रीज़न जो पाकिस्तान में मैं अगर बात करूँ तो मेन रीज़न यही है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री बिल्कुल फेल होती जा रही है। हमारी एक्सपोर्ट्स बिल्कुल डाउन हो गई हैं और जो भी इंडस्ट्री हम लगा रहे हैं उसमें हम डिफ़ॉल्ट पे जा रहे हैं। बिजली की कीमतें बहुत हाई हो गई हैं। अब हमें ज़्यादातर नेचुरल रिसोर्सेज पे, ग्रीन रिसोर्सेज पे जाना पड़ेगा और कुछ ऐसे सॉल्यूशंस देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को जो कि जिससे हमारी इंडस्ट्री जो है वो रूट लेवल से मेच्योर हो सके। अभी तक हमें ऐसा कोई सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा, किसी गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई ऐसे इनिशिएटिव नहीं लिए जा रहे कि वो हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकें। सर, हमने हमेशा अपना हर चीज़ में मुआवजा इंडिया के साथ किया है। इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में डॉलर रेट जो है वो 82 रुपीज़ चल रहा है। इवन के 18 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इंडिया की करेंसी में ट्रेड करने के लिए, इंटरनेशनली ट्रेड करने के लिए तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान का रुपया दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है, डिवैल्यू होता जा रहा है। एक्चुअली इंडिया जो है वो थोड़ी उसकी जो आबादी है और जो उसका स्केल है, उसकी मार्केट का स्केल है, वो पाकिस्तान से बहुत बड़ा है। आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आप पाकिस्तान को इसके मुकाबले में लाना चाहते हैं तो आपको अपना जो पूरा जो ट्रेन है पूरा इसको यूनाइट करना पड़ेगा। आपके साथ अफ़गानिस्तान लगता है, ईरान लगता है, सऊदी अरब है। जब ये इकॉनमीज़ आपके साथ जुड़ेंगी और एक प्लेटफॉर्म बनेगा मुस्लिम एंड पे, तभी कुछ जो पॉजिटिव्स जो है ना आ सकेंगे आपके इस्लामिक वर्ल्ड में। अदर हर जगह आप लोग मुसलमान क्यों घुसा देते हो यार? हर जगह मुस्लिम वर्ल्ड में मुस्लिम वो बनाएंगे, ये बनाएंगे। अरे भैया, दुनिया सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, दुनिया में और भी लोग रहते हैं। और अगर ऐसा करना है तो भाई आपसे बेहतर कौन हो सकता है भाई? सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है रिलीजन वाइज, और आपके 56-57 मुल्क हैं। तो बाकी सबको बाइकआउट कर दो, आपस में ही कर लो। फिर क्या है, आप लोग भागते हो? अमेरिका जाना है जी, ऑस्ट्रेलिया जाना है जी, जर्मनी जाना है जी, यूरोप जाना है जी। क्यों जाना? जाओ सीरिया, जाओ सूडान, जाओ लेबनान, जाओ फिलिस्तीन। नहीं नहीं, वहां पे तो नहीं जाएंगे, दूर से खाली झंडा बुलंद करेंगे, मुस्लिम उम्मा जिंदाबाद। सोचिए कभी इस बारे में। जब आप ऐसा सोचने लगेंगे और सामने वाला भी ऐसा ही सोचेगा तो फिर आप बाइकआउट हो जाओगे, दाने दाने को मोहताज हो जाओगे, दाने दाने को। समझे? अदरवाइज अगर आप अकेले रह के एक पाकिस्तान को कंसिडर करते या ईरान अपने आप को कंसिडर करे तो जब तक हम डिवाइड रहेंगे तो हमारी इकोनॉमीज इनके साथ मुकाबला नहीं कर सकेंगे और हमें इसी जुल्म का सामना करना पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है वो आइसोलेट होकर रह गया है? हमारी किसी कंट्री के साथ ट्रेड नहीं होती है। इंडिया हर दूसरे मुल्क के साथ ट्रेड कर रहा है, चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट पर उनका फोकस कम है। लेकिन हमारे साथ कोई ट्रेड करने को तैयार ही नहीं है। हमारे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप देखें कि कहाँ पे जा रही है। इन 2 से 4 दिनों में आप देखें कि डॉलर रेट पाकिस्तान में कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। पहले कुछ अर्सा पहले 24 रुपये एक दिन में डॉलर रेट बढ़ा, और अब भी आप देखें कि कितनी जल्दी से जो डॉलर रेट बढ़ गया है। असल में हमने अपनी जो ट्रेड की आइडियोलॉजी है उसको कंप्रोमाइज़ कर दिया है। हमने जो अपने ऊपर सूद को इम्प्लीमेंट कर दिया ना, इसके नीचे इसकी ब्रैकेट में रहते हुए कोई भी मुस्लिम अब ऑपरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम पे ये जो लानत हम पे आ गई है। इसके बाद हमें अब पिसना ही है और हमारे नसीब में जो है ना वो जुल्म बर्दाश्त करना ही है, क्योंकि इसको जो अल्लाह और रसूल के ख़िलाफ़ जंग करार दिया गया है उसकी एक रीज़न है, क्योंकि अल्लाह के रसूल आपके गरीबों के राइट के लिए खड़े हुए थे। और अगर आपने उस चीज़ को कंप्रोमाइज़ कर दिया तो अब गरीबों के नसीब में सिर्फ पिसना और जुल्म बर्दाश्त करना ही होगा। आपको क्या बात करते हो यार? पढ़े लिखे टाई लगाकर बैठे हुए हो आप, कैसी बात करते हो? इसका मतलब यह हुआ कि जहां जहां सूद का निजाम और चल रहा है वहां पे तो वहां भी उनको तबाह हो जाना चाहिए, बर्बाद हो जाना चाहिए। तो अमेरिका बर्बाद हो गया है कि सुपर पावर है?
चाइना बर्बाद हो गया है कि सुपर पावर है? इंडिया बर्बाद हो गया है कि सुपर पावर है? पूरा यूरोप बर्बाद हो गया है कि सुपर पावर है? रशिया बर्बाद हो गया है कि सुपर पावर है? अरे होश के नाखून लो यार, पढ़े लिखे लग रहे हो, पढ़े लिखे जैसे बात करो। यहां भी मजहब घुसा दिया आपने। एक सिस्टम बाकी जगहों पर एकदम कामयाबी से काम कर रहा है, आप उसको कह रहे हो कि यह सिस्टम खराब है। तो उससे बेहतर कोई सिस्टम लेकर आओ। कर पाओगे? चैलेंज है पूरे पाकिस्तान को, हटवा के दिखवा दो आप। और दूसरे के सिस्टम को आपको खराब करने का किसने अधिकार दिया है, जबकि वो सक्सेसफुल है? पूरी दुनिया उस सिस्टम को फॉलो कर रही है ना, पूरी दुनिया में वो सिस्टम कारगर हो रहा है ना। इकोनॉमी आप ही की खराब है, हमारी नहीं है। ना अमेरिका की है, ना रशिया की है, ना जर्मनी की है, ना यूरोप की है, ना चाइना की है। लेकिन नहीं जी, सूद का निजाम बड़ा खराब है और हम इसी वजह से बर्बाद हो रहे हैं। अबे अकल के अंधे हो गए हैं आप लोग। तो पता है कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह 48% पर पहुंच गई है। मतलब समझ से बाला तर है कि पहले ही हम एक महंगाई की जंग लड़ रहे थे, ऊपर से मजीद महंगाई कर दी गई। अवाम जाए तो जाए कहाँ? अवाम के पास अभी सोल्यूशन यही है कि आप अपने जो बेसिक्स हैं आप उसको दोबारा से देखने पड़ेंगे कि हम कहाँ गलत हैं। हमारे पास हर वसाइल है, पाकिस्तान एक बहुत रिच कंट्री है। हमें ये जाहिर किया जाता है कि हम एक बड़ी पुअर कंट्री में हैं। इस कंट्री के अंदर कोई कमी नहीं है, लोगों के अंदर शऊर की कमी है और जहालत है। हम लोग जब तक अपनी जहालत दूर नहीं करेंगे तो ये चीज़ें हल नहीं होंगी, सोल्यूशंस की तरफ नहीं। अब आप देखें कि डीजल के रेट कहाँ पहुँच गए हैं, बिजली की कीमतों में किस हद तक इजाफा हो चुका है। अवाम जो है वो परेशान है, हालो बेहाल है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की क्या सूरत हाल है और इस मुल्क का क्या बनेगा। डेफिनेटली बहुत सारे नेगेटिव्स हैं। अब तो आटे की जब लाइन लग गई है, एक आटा जो बेसिक नेसेसिटी है, तो उसके बाद ये डीज़ल और ये चीज़ें तो बहुत दूर की बात है। और हम अभी एक अपनी बेसिक नेसेसिटी के लिए जंग लड़ रहे हैं। अब तो सर्वाइवल की जंग है यहाँ पे, हम पे एक इम्प्लीमेंट होती जा रही है और ये बहुत बड़ी स्केल की जंग है। इससे निमटना इतना आसान नहीं है और हमें बहुत अब टाइम लगने वाला है। हम बहुत कारोबार पाकिस्तान में है नहीं। आप देखिए कि पिछले 5 से 6 दिनों में तमाम मार्केट्स बंद पड़ी हुई हैं, स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो बंद है, पाकिस्तान में इंटरनेट नहीं चल रहा। तो आप मुझे बताएं कि आपको नहीं लगता कि हम जो है पत्थर के दौर में वापस जा रहे हैं? आप यकीन करें, आप किसी मार्केट में चले जाएं, वहाँ पर कस्टमर ही नहीं है। दुकानदार आधे तो दुकानें खोल के बैठे हैं, लेकिन बाकियों ने यही सोचा कि बिजली भी बचाई जाए, क्योंकि जब कमाना नहीं है तो बिल कहाँ से देना है। तो वो दुकानें बंद करके घर बैठे हुए, कारोबार तबाह होकर रह गया। इंडस्ट्री पहले हमारे पास नहीं थी, जो बचा कुचा बिजनेस था वो भी हमने अपने हाथों से तबाह कर दिया। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। यही सिनेरियो से पाकिस्तान में है कि कारोबार बिल्कुल तबाह हो चुका है और परचेजिंग पावर लोगों की ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि इनकम ज़्यादातर लोगों का हमारे यहाँ जो है वो शऊर यही है कि या तो जॉब्स हैं या छोटे मोटे कारोबार हैं। उस लेवल पे है ही नहीं कि जो इस मार्केट का सामना कर सकें। अभी यही हालात नज़र आ रहे हैं कि हमें अपने आप को या तो अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा और मार्केट से कम्पीट करना पड़ेगा। बट बहुत सारे एक्सेस ऐसे खुल चुके हैं जहां अगर हम काम करें आईटी सेक्टर्स में और दूसरे सेक्टर्स में, जहां वर्ल्ड के साथ इक्वल शाना बशाना चल सकते हैं। और अगर उन सेक्टर्स में अगर हम काम करने में कामयाब हो गए और उस इंडस्ट्री को उठा दिया तो बहुत जल्दी हम अपने हालात बदल सकते हैं। अब अगर कैसे हालात बदल सकते हैं? एक तरफ आप 1400 साल पुराने निज़ाम को लाने की वकालत कर रहे हैं कि सूदी निज़ाम ख़त्म किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, और दूसरी तरफ आप बात कहते हैं कि जी हमें वर्ल्ड के साथ चलना है, कदम से कदम मिलाना है। तो वर्ल्ड जिन रास्तों का इस्तेमाल कर रही है वो रास्तों पर तो आप चलना नहीं चाहते, आप तो 1400 साल पुराने रास्ते पर चलना चाहते हैं। तो आप कैसे बराबरी करेंगे? लॉजिकल बात कीजिए, फैक्चुअल बात कीजिए, ये हवा हवाई बातें मत करिए। हवा हवाई बातों की वजह से ही पाकिस्तान तबाह हो चुका है। फिर जब तक हमारी कौम नहीं आएगी इस मुल्क के हालात तब्दील नहीं हो सकते। अब अगर हम बात करें हमारे हमसाए मुल्क इंडिया की, तो वहाँ पर जो डॉलर का रेट है 82 रुपीज़ है, पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। और 18 ममालिक ऐसे हैं जो इंडिया की करेंसी में ट्रेड करने को तैयार। आप देखें कि उनकी करेंसी की वैल्यू दिन ब दिन कितनी बढ़ रही है और हमारा रुपया दिन ब दिन कितना डाउन हो रहा है। वहाँ पे देखें, वहाँ पे इदारे मजबूत हैं, वहाँ पे फ़ौज उनकी मजबूत है, वो इंटरफेरेंस नहीं करती। वहाँ पे हालात कुछ ऐसे हैं कि वहाँ पे अदालतें जो हैं वो इंसाफ करती हैं। पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए हैं वो बड़े संजीदा हैं अपने मुल्क के साथ, चाहे जो मर्जी हो जाए। वो ऐसे दस्तों गिरेबान नहीं होते जैसे हमारे मुल्क में हो रहा है। यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है, वो तबाही के दाने पर अगर पहुँचाया गया है तो हम सब उसमें शामिल हैं, हमारे इदारे भी उसमें शामिल हैं। इदारे अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर हैं। हमारे जो पॉलिटिशियन हैं वो अपनी जुरिस्डिक्शन में नहीं रहे,
वो अपनी सियासत चमकाने के लिए वो कहते हैं ना पंजाबी में अवधी रोटी वास्ते अगले दा बकरा लाल करवा देना। तो ये पाकिस्तान के लिए कोई नहीं सोच रहा, हमें पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। हमें वो कायदे आज़म ने जिस सोच से इस पाकिस्तान को बनाया था वो पहले वो पढ़ें तो सही, वो क्या हमने तो अपने कायद के घर को आग लगा दी, आप इस मुल्क से और क्या उम्मीद लगाते हैं? मैं अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट से वापस आया हूँ। वहाँ पे मैंने उनकी MSF की बहुत बड़ी मीटिंग हुई है और वो नौजवान नस्ल को, स्टूडेंट्स को अब इस प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जोड़ रहे हैं ताकि जो न्यू जनरेशन है वो उनका साथ दे सके और आगे ये चल सकें। रेडियो पाकिस्तान को आग लगा दी। हाँ, मैं यही बताने लगा हूँ, रेडियो पाकिस्तान को आग लगा दी, कोर कमांडर के घर को आग लगा दी, उसके अलावा सरकारी इमलाक को आग लगाने के साथ साथ वो जो मुस्लिम लीग नून का सेक्रेटेरिएट है, मैंने अपनी आंखों से वहाँ पे मोटरसाइकिलें जो हैं उनको आग लगा दी गई, उनके गेट को आग लगा दी गई, चारों तरफ हर तरफ आग लगाई जा रही है। फूल पेश करने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा कि हमारी जो कौम थी वो मोहब्बतें तकसीम करने वाली कौम थी, वो फूल पेश करने वाली कौम थी, फूल लेने वाली कौम थी। आज उसको आग में जला दिया गया, उसमें हम सब जिम्मेदार हैं उसमें। सर, हम तो पूरी दुनिया में ये ढिंढोरा पीटते रहे कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, इस्लाम हमें अमन और भाईचारे का पैगाम देता है, हम तो आपस में ही लड़ लड़ के मर रहे हैं। क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप इस पाकिस्तान का? मैडम बात सुने, ये सब कुछ देखें, कौम मुल्क सल्तनत का नारा लगाया गया, ईमान इत्तेहाद तंजीम का नारा लगाया गया। अब ये सारी किताबी बातें बन चुकी हैं, किताबों में ये सब कुछ मिल रहा है, हमारे अंदर नज़र नहीं आ रहा। हम आप देख लें, जहाँ पे आप खड़ी हैं यहाँ पे आपको कई वायलेशंस नज़र आएंगी। हम सब इसमें शामिल हैं। इस पाकिस्तान का हुलिया जो है वो एक पॉजिटिव इमेज था जो उसको हमने नेगेटिव खुद बनाया है। आज हमने इसका हुलिया बिगाड़ा, उसमें हम सब शामिल हैं, यहाँ से ताजर से लेके। पॉजिटिव इमेज कब रही है पाकिस्तान की? मुझे तो याद नहीं है कि पॉजिटिव इमेज कभी रही है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की हमेशा एक इमेज रही है रोग नेशन की, टेररिस्ट मामले में, टेरर फंडिंग में, कू करने में, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को तबाह करने में। ये आप क्यों भूल जाते हैं आप लोग? तो सारे उल्टे सीधे काम करने में, जिसमें जनरलों का फायदा हो, नेताओं का फायदा हो, पाकिस्तान गया बाढ़ में। 75 ईयर्स में आप मुझे बता दीजिए कि कब पाकिस्तान की इमेज जो है वो पॉजिटिव रही है दुनिया को लेकर। चैलेंज है मेरा, 75 ईयर्स में, जब से आप पैदा हुए हो, आप बता दो एक अचीवमेंट बता दो आप 75 ईयर्स में जो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को दी हो कि जी ये अगर पाकिस्तान नहीं होता तो ये हम अचीव नहीं कर पाते। नहीं बता पाएंगे। बड़े से बड़ा जो हमारा सरमायादार है वो मुल्क के साथ मजाक कर रहा है और इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करने में मर्द, औरतें, बच्चे, सभी हम सब जो है वो वायलेशन कर रहे हैं और बराबर के शरीक हैं। सर, क्या नाम है? अब्दुल्ला खटक। क्या करते हैं? मैं जॉब कर रहा हूँ और इकोनॉमिक्स ग्रेजुएटेड हूँ। सर, क्या कहेंगे, पाकिस्तान में डॉलर अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में इस डॉलर का रेट 296 रुपीज़ है। हम हमेशा मुआवजा करते हैं इंडिया के साथ। इंडिया का डॉलर रेट है 82 रुपीज़। आज 18 ममालिक इंडिया की करेंसी में इंटरनेशनल ट्रेड करने को तैयार हैं, लेकिन हमारा पैसा दिन ब दिन डिवैल्यू हो रहा है। पहली बात तो मैं आपको ये कहूँ कि आप अपने आप को इंडिया से कंपेयर करें ना, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जब आपके मुल्क में इन कॉम्पिटिटिव लोग जो है वो आपके मुल्क के सरबराह होंगे जिनको इकोनॉमिक्स का पता ही नहीं होता कि मुल्क की मईशत आखिर चलती किस तरह है, तो करेंसी की डिवैल्यूएशन ही होगी, ना कि एप्रिसिएशन होगी, ठीक है, पहली चीज़। अब हमारे यहाँ जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, हालांकि वो अकाउंट्स के हैं और उनको हमने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया हुआ, यानी कि इकोनॉमिक्स की फील्ड हमें उनको दे दी है। क्या हमारे मुल्क में कोई इकोनॉमिक्स मौजूद नहीं है कि आपने जाके इसहाक डार साहब को बिठा दिया है? पहली चीज़ तो ये है। उसके अलावा जो करेंसी डिवैल्यूएशन होती है उसकी बहुत सारी वजूहात है। हमारे मुल्क में जो अनफॉर्चुनेटली हमें कहना पड़ता है कि यहाँ पर चंद लोग जो है, या इसको भी छोड़ दें,
हमारे मुल्क में पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक सब्जेक्ट जो है इसको एक साथ लेके चलते हैं। हालांकि जब आप यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि इकोनॉमिक्स की डिपार्टमेंट और साथ में जो अकाउंट्स वगैरह के डिपार्टमेंट होती है या पॉलिटिकल साइंस होते हैं सारे सेपरेट होते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में ये दोनों सब्जेक्ट जो है ना ये सियासत में एक साथ यूज़ करते हैं, यानी आप इकोनॉमिक्स भी यूज़ करते हैं तो उसको पॉलिटिकल वे में। अगर आपने प्रीवियस गवर्नमेंट देखी, वो जब उसको फील हुआ कि वो अब जा रही है तो उसने क्या किया कि उन्होंने कुछ प्राइसेस वगैरह जो है वो फिक्स कर दी थी, लाइक पेट्रोल की और इस तरह की दूसरी एक्सचेंज रेट को उन्होंने फिक्स कर दिया था कि अब ये डाउन नहीं होगा। और इसी तरह अब ये जो गवर्नमेंट आई है प्रिवेलिंग गवर्नमेंट, मैं किसी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें कहना पड़ता है कि आप एटलीस्ट अपनी पॉलिसीज़ को जो है इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ को उसको लॉन्ग रन में चलने दें। आप सियासत करें, आपको सियासत से कौन मना कर रहा है, चाहे वो इमरान खान है या पीडीएम है, वट जो भी है, लेकिन आप एटलीस्ट इकोनॉमिक्स की पॉलिसी को उसको टच ना करें, उसको लॉन्ग रन में चलने दें। तब मुझे ये बताएं कि अब हम करेंसी को अपनी किस तरह बेहतर कर सकते हैं, डॉलर को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। इंडिया ने ना सिर्फ डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश की है, बल्कि उनकी करेंसी की आप वैल्यू देखें कि आने वाले वक्त में कहा जा रहा है कि इंडिया की करेंसी शायद डॉलर को बीट करेगी। सर मिस एक चीज़ ये है कि हमारे मुल्क में तकरीबन 7-8 ऐसी फैमिलीज़ है जिसकी पूरी प्राइवेट सेक्टर है उसके ऊपर होल्ड है, यानी कि पूरी सारी की सारी इकोनॉमी उसके उनके हाथ में, वो जैसे चाहते हैं मुल्क को चला रहे होते हैं। तो करेंसी हमारे मुल्क में डॉलर किस तरह आएंगे जब हमारे मुल्क से 8 लाख लोग, 2022 की बात बता रहा हूँ उसकी स्टेटिस्टिक्स, 8 लाख लोग हमारे मुल्क से उसमें से 90,000 प्लस लोग जो थे वो डिग्री होल्डर्स थे, हायर एजुकेशन वाले, वो यहाँ मुल्क से बाहर गए अच्छी जॉब के तलाश में। जब 8 लाख लोग हमारी लेबर, हमारा ह्यूमन रिसोर्स वो मुल्क से बाहर जाएगा, अपॉर्चुनिटीज़ हम उनको नहीं देंगे, तो हमारे मुल्क की करेंसी डिवैल्यू ही होगी। सर मेरा मानना ये है कि आपके मुल्क में आपकी करेंसी की वैल्यू तब भी बेहतर होती है जब आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। जब आप देखें इंडिया अपनी एक्सपोर्ट उन्होंने कितनी बढ़ा दी है और इंपोर्ट में कितनी कमी कर दी है। हर चीज़ उनके मुल्क में बन रही है, मेड इन जो इंडिया है वो पूरी दुनिया में छाया हुआ है, लेकिन मेड इन पाकिस्तान का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ क्या लगनी है, मेरा मानना ये है कि यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ थी वो भी बंद हो चुकी हैं। अच्छा, एक चीज़ ये है कि हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट अगर आप उसको मवाजना कर रहे हैं इंपोर्ट के साथ, तो आप यहाँ से गंदम जो है वो उसकी एक्सपोर्ट करते हैं, गंदम करते हैं या चावल वगैरह करते हैं, ठीक है। और आपने वहाँ से क्या इंपोर्ट करनी है, पजीरो या वीगो या मतलब वो जो लग्जरीज आइटम्स है ना, अगर लग्जरीज आइटम्स को आप यहाँ। लेकिन आप वीट कहाँ अब एक्सपोर्ट कर रहे हो? एक ज़माना था जब आप वीट एक्सपोर्ट करते थे। सर जी कौन सी दुनिया में हैं? अब आप वीट इंपोर्ट कर रहे हो। अभी रशिया से आपने वीट इंपोर्ट किया, आपके यहाँ आटा नहीं मिल रहा है, एक्सपोर्ट क्या कर रहे हो आप? हाँ, चावल एक्सपोर्ट करते हो आप। अब पता नहीं वो भी लेटेस्ट क्या डेटा है, मुझे आइडिया नहीं है, बट हाँ चावल एक्सपोर्ट करते हो आप। यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे तो मुझे बताएं कि डॉलर कहाँ जाएगा? डॉलर तो डेफिनेटली आपके मुल्क से जाएगा बाहर। आप एक चीज़ डिवेल्यूएशन हुई है करेंसी की, तो इट मींस कि हमारी गुड्स जो है वो सस्ती हो चुकी है डॉलर के मुकाबले में। जब हमारी गुड्स सस्ती हो गई है तो आपको चाहिए कि आप मज़ीद एक्सपोर्ट उसको ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं। मुल्क को चाहिए, हमारे मुल्क के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कि वो इस तरह की एक आसानियाँ पैदा करें ताकि हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़े, क्योंकि फ़ौरन के मुकाबले में तो हमारी चीज़ सस्ती हो गई ना, हमारे लिए महंगी हुई है, उनके लिए तो मुकाबले में तो सस्ते, उन्होंने तो डॉलर में परचेसिंग करनी है। और दूसरी चीज़ ये कि आप टैक्स जो है वो लग्जरीज आइटम्स पर देखें। हम चावल गंदम ये अगर नहीं खाएंगे तो ज़िंदा नहीं रह सकते, लेकिन अगर हम गाड़ियाँ वगैरह परचेस ना करें तो हम ज़िंदा रह सकते हैं। अगर आपके मुल्क के ऊपर मुश्किल टाइम आया हुआ है तो कुछ टाइम चाहिए कि जो हमारे बड़े बेटे हैं उनको चाहिए कि सेक्रीफाइस करें ना खरीदे। 1 साल के लिए पाबंदी लगा दे, 2 साल पाबंदी लगा दें, डॉलर्स डेफिनेटली आपके मुल्क में ज़्यादा होगा। इंपोर्ट जब कम होगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, तो आपकी डॉलर्स जो है उसकी तादाद बढ़ जाएगी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया। बात इकॉनमी की हो रही, तो जाहिर सी बात है कि इंडिया और पाकिस्तान का तो कंपैरिजन हो नहीं सकता, जैसा कि मैंने आपको बताया। दूसरी बात इन्होंने कही कि जी इंपोर्ट रोक दें, गाड़ियों की इंपोर्ट रोक दें। भाई आपको तो पता ही होगा
कि पाकिस्तान ने इतनी बुरी हालत थी, डॉलर्स थे नहीं, उसके बाद भी बिलियन ऑफ डॉलर्स की लग्जरी गाड़ियां जो है वो इंपोर्ट कराई गई। आवाम दूसरी तरफ आटे की लाइनों में लगकर मर रही थी, आटा मिल नहीं रहा था, लेकिन बिलियन ऑफ डॉलर्स की लग्जरी गाड़ियां इंपोर्ट कराई गई हैं उस दौरान। सोचिए, ये तो है पाकिस्तान। दूसरी बात कि इंडिया की करेंसी जो है वो बढ़ रही है, या 18 मुल्कों के साथ हमने ट्रेड करने का वो किया है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। अब देखिए, जैसे रशिया के पास हमारे बहुत सारे पैसे पड़े हैं, अब रशिया कह रहा है कि जी अरबों इंडियन रुपीस पड़े हैं, हम इनका क्या करें, ये हमारे किसी काम का नहीं आ रहे हैं। अभी कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा इसका, लेकिन अभी तो वो प्रॉब्लम फंस गया ना, यही चीज है। तो दुनिया इतनी आसान नहीं है, बहुत दिक्कतें आती हैं, हमारे साथ भी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन हाँ, रास्ता निकाला जा रहा है, निकाला जा रहा है। दूसरी बात आते हैं कि आप ने बात की कि जी एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा। एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा? एक्सपोर्ट तब बढ़ेगा जब आप अपने देश में कुछ चीजें मैन्युफैक्चर करेंगे, और ये काम चाइना करने नहीं देगा। चाइना इसलिए नहीं करने देगा क्योंकि चाइना खुद मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो अगर आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई तो चाइना का बिजनेस डाउन होगा ना भाई, जो आप उसके यहाँ से ले रहे हो। पिछले साल आप लोगों ने 20+ बिलियन डॉलर्स की चीजें चाइना से इंपोर्ट की हैं आप लोगों ने, 20 बिलियन डॉलर का सामान, और आपने उसको एक्सपोर्ट क्या किया है? 3.5 लाख डॉलर। 3.5 लाख डॉलर का कुछ सामान, उसमें हो सकता है आपने कुछ चावल ही भेज दिए हो। आप गैप देख रहे हैं। तो चाइना क्यों चाहेगा कि आपके यहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगें, आपके यहां चीजें मैन्युफैक्चर हो, आपके यहां मेड इन पाकिस्तान हो? उसका तो बिजनेस बंद हो जाएगा भाई, 20 बिलियन डॉलर आपके यहां से आने बंद हो जाएंगे उसके, वो कभी नहीं चाहेगा। और आपकी ऐसी स्थिति है नहीं कि आप कोई फैक्ट्रीज लगा पाएं, आप कोई सेक्टर को ग्रो कर पाएं, आप उस हिसाब से इंफ्रा डेवलप कर पाएं। चाइना भी वही इंफ्रा आपके यहां डेवलप कर रहा है जो उसके मतलब का है। वो ग्वादर को जोड़ रहा है सड़क से, तो उसके मतलब का है, क्योंकि उसको अपनी चीजें पहुंचानी है ग्वादर पोर्ट तक। वो ट्रेन सिस्टम, बाकी चीजें जो कर रहा है वो उसको अपना फायदा है, क्योंकि ट्रेन भी आपके यहाँ कुछ बनती नहीं है, सब वो चाइना बना के भेजेगा आपके यहाँ, आपसे पैसे कमाएगा। पोर्ट जो उसने ले रखे हैं वो सब अपना यूज कर रहा है, वहां से जो कमाई हो रही है वो सब वहां ले जा रहे हैं। तो ग्वादर पोर्ट को ही ले लीजिए भाई, 91% कमाई जो है ग्वादर पोर्ट की वो चाइना ले जाता है, आपको देता है 9%। लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। कुल जमा 75 ईयर्स में चाइना या दूसरी ऐसी कंट्रीज ने आपको ऐसा डुबोया है ना। चाइना तो अभी आया है, आपको लग रहा हो कि चाइना बचा लेगा, बचा लेगा। चाइना आपको खा जाएगा, और खा रहा है, आपको नजर भी नहीं आ रहा। बहुत बाद में जाके, अमूमन ऐसी बातों में आता है कि पाकिस्तानियों को बहुत देर से बात समझ में आती है कि अरे यार, ये तो हमारे साथ ऐसा हो गया। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, TRT वर्ल्ड जो टर्की की एजेंसी है, उसमें बताया गया था कि आने वाले कुछ टाइम में 5 मिलियन शायद इतने चाइनीज वर्कर आ जाएंगे पाकिस्तान में काम करने के लिए। तो सबसे पहले मेरा रिएक्शन ये हुआ कि यार तो फिर क्या पाकिस्तान में युवा नहीं है, जो पाकिस्तान में वर्कर नहीं है जो काम करेंगे? इतनी बड़ी संख्या में चाइना के वर्कर पाकिस्तान में क्यों आएंगे भाई? पाकिस्तान के जो वर्कर हैं, जो पाकिस्तान की नौजवान पीढ़ी है, जो पाकिस्तान जो बेरोजगार हैं, उनको क्यों नहीं नौकरी दी जाएगी? लेकिन ये भी बात अभी आपको समझ में नहीं आएगी। ये बात तब समझ में आएगी जब उनका कब्जा हो जाएगा हर तरफ। आपकी पावर कंपनीज पर सारा का सारा चाइनीज पावर कंपनियों का कब्जा है। आप जाके सर्च कर लीजिए, मेरी बात झूठी हो तो जब तक आप अपनी डिपेंडेंसी खत्म नहीं करेंगे, और ये डिपेंडेंसी अब खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि आपको ऐसे जाल में फंसा दिया गया है जिससे निकलना आपके लिए नामुमकिन है। कोई भी लीडर आ जाए, इमरान खान जैसे 1000 लीडर आ जाए, तब भी ना निकल पाएंगे आप। बाकी तो दुआ मांगते रहिए ऊपर से। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।